हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं एक किताब से पढ़ा रही थी। देखिए, TRE 4.0 और 5.0 का, ठीक है। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, भूगोल। तो हम लोग 60 क्वेश्चन तक कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, और आज क्वेश्चन नंबर 61 करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो क्या मिलाना चाहिए? आपका कार्बनिक पदार्थ, बिना बुझा हुआ चूना या कैलेमाइन का घोल। तो आपका आंसर होगा ए, कार्बनिक पदार्थ। देखिए, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, का डिटेल देखते हैं। मिट्टी का मिट्टी का अम्लीय तथा क्षारीय गुण उसमें मौजूद तत्वों के कारण होता है। ठीक है, यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक है तो मिट्टी अम्लीय प्राकृतिक की होगी। यदि मिट्टी में पोटेशियम व सोडियम आयनों की अधिकतम हो तो मिट्टी क्षारीय होती है। मिट्टी में क्षारीयता के सुधार के लिए मिट्टी को कार्बनिक पदार्थ मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, अगला टॉपिक है सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना। सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना, क्वेश्चन नंबर 62। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो आपका इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, इसका डिटेल देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। इसकी लंबाई 645 किलोमीटर है। इससे सतलुज नदी पर हरिके बांध से राजस्थान में थार रेगिस्तान तक ले जाया गया है। इससे 3 राज्य पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में सिंचाई की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 63। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो कौन सी कहलाती है? तो आपका सेतु समुद्र जल यात्रा है नहर। ठीक है, शारदा नहर नहीं, आपका सी है ऑप्शन, इंदिरा गांधी नहर, जो हम डिटेल यहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 यानी 64। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस परियोजना के लिए किया जाता है? तो किस परियोजना के लिए किया जाता है? उद्योग के लिए, घरेलू या सिंचाई के लिए? तो आपका सिंचाई के लिए होगा। सिंचाई बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपका देखते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार देश में जल की कुल खपत का लगभग 85% यानी 85% हिस्सा कृषि क्षेत्र में, जबकि 10% उद्योग में एवं 5% घरों में प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग घर में कितना प्रतिशत प्रयोग करते हैं? तो 5%। ठीक है, और उद्योग में 10%, कृषि में 85%। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिएगा, 65 नंबर है टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। तो किससे संबंधित है? देखिए, नियतिवाद विचारधारा से या साम्यवादी विचारधारा से या नियतिवादी विचारधारा से। तो ठीक है, देखिए, इसको पूछा गया 2023 में। ठीक है, इसका देख लेते हैं डिटेल। तो आपका बी है ऑप्शन नंबर, टिहरी बांध परियोजना संभाववादी विचारधारा से संबंधित है। ठीक है, मानव भूगोल
में संभववाद एक ऐसे संप्रदाय के रूप में स्थापित हुआ जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानव ने अपनी सृजन शक्ति से प्रकृति की गतिशील शक्तियों जैसे बहता जल, प्रवाहित मिट्टी और वनस्पति एवं अस्थायी शक्तियों, धरातल, खनिज पदार्थ आदि का अपने हित में एवं तत्वों के गुणों के अनुसार उनका उपयोग करता रहा है। ठीक है। उत्तराखंड में टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में टिहरी बांध भारत में भागीरथी नदी पर बना सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। 66 नंबर आप देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है तो खंदक चेन पंप प्रणाली या ट्रिप प्रणाली, यानी कि देखिए आपका यही सी होगा, ट्रिप प्रणाली। तो इसका डिटेल देखते हैं। सिंचाई पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया है। सिंचाई की प्रमुख पारंपरिक एक आधुनिक विधियां निम्नलिखित है, मतलब बहुत सारा है। देखिए, पारंपरिक सिंचाई विधि, ठीक है, खंदक प्रणाली, चैन पंप प्रणाली, ढेकली प्रणाली, रहट तथा मोट प्रणाली। आधुनिक सिंचाई प्रणाली, ट्रिप सिंचाई प्रणाली, छिड़काव सिंचाई प्रणाली। अतः स्पष्ट है कि ट्रिप सिंचाई प्रणाली सिंचाई की पारंपरिक विधि नहीं है। इसमें आपका नहीं पूछा है। ठीक है, सारे हैं पर ये नहीं होगा। ठीक है। आपका 67 नंबर है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल में। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल में। इसका डिटेल देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य झारखंड, बिहार एवं पश्चिम बंगाल है। बिहार भी है लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बिहार भी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? ठीक है, तो देखते हैं। भारतवर्ष और बांग्लादेश, भारतवर्ष और चीन, भारतवर्ष और नेपाल। ठीक है, देखिए आपका सी नंबर है, भारतवर्ष और नेपाल। क्या है? भारतवर्ष और नेपाल। 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो भारतवर्ष और नेपाल। ठीक है, देखिए इसका डिटेल। कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना वर्ष 1954 में हस्ताक्षरित भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों पर काम किया गया है। कोसी नदी गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकल कर नेपाल में स्थित भीमनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। यह नदी बिहार राज्य के पूर्वी उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। मतलब हुई कुशैला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो फिर से देखते हैं, पूर्वी उत्तरी भाग में प्रवाहित होती हुई कुशैला के पास गंगा नदी में मिल जाती है।
कोसी नदी को बिहार राज्य का शोक कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, बिहार राज्य का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। तो आपका कौन सा बांध महानदी पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध, दुधवा बांध और घुमरा पदर बांध। ठीक है, उपयुक्त में से सभी होगा। तो हीराकुंड बांध तथा दुधवा बांध महानदी पर स्थित है। तो महानदी प्रणाली उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। तो ये आपका सी नहीं होगा, बाकी ये दो होगा। ठीक है, और तीसरा सबसे बड़ी नदी, इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र तक विस्तृत है। ठीक है, इस नदी पर स्थित हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा है भारत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। 70 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का घाटशिला की खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो किस खनिज के लिए, तो आपका तांबा के लिए। ठीक है, ऑप्शन में तांबा दिया हुआ है। देखिए कौन सा एग्जाम में पूछा हुआ है, 6 to 8 में है, पूछा हुआ है 2000 आपका 24 में पूछा गया है। ठीक है, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में मौजूद घाटशिला एवं छोटा सा शहर है जो अपने खनिज संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला में यूरेनियम और तांबा जैसे खनिज का बड़ा भंडार पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम और तांबा दोनों पाया जाता है, ऑप्शन में सिर्फ तांबा है, तो आप यूरेनियम भी ध्यान दीजिएगा। यूरेनियम और तांबा कहाँ, घाटशिला में। ठीक है, घाटशिला कहाँ है आपका, झारखंड के सिंहभूम जिले में। आप अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, मैग्नीशियम का उपयोग कहाँ किया जाता है। मैग्नीशियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो फोटोग्राफी के उद्योग में, माचिस के उद्योग में या बैटरी के उद्योग में। ऑप्शन नहीं है कोई भी। ठीक है, ये है आपका कोई नहीं। मैग्नीशियम बहुत भंगुर धातु है। शुद्ध के रूप में इसका बहुत उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील जैसे मिश्र धातु में किया जाता है, अतः उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, आपका किस में किया जाता है, तो स्टील के बर्तन जो बनता है उसमें मिश्र किया जाता है, मतलब मिक्स किया जाता है, और किसी भी चीज़ में नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है आपका, तो खंभात खाड़ी, गंगा नदी, कच्छ की खाड़ी, तो आपका खंभात खाड़ी में है। डिटेल देखिए। भारत सरकार के अनुमानों के अनुसार देश की ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा क्षमता 9000 मेगावाट है। इसमें गुजरात में खंभात यानी काम्बे की खाड़ी में लगभग 7000 मेगावाट, कच्छ की खाड़ी में लगभग 1200 मेगावाट एवं पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में लगभग 100 मेगावाट क्षमता शामिल है। अतः स्पष्ट है कि खंभात की खाड़ी में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन की सबसे अनुकूल दिशाएं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 73 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो आपका कोयला, प्राकृतिक गैस या पवन ऊर्जा स्रोत नहीं है, पारंपरिक स्रोत नहीं है। ठीक है, तो पवन ऊर्जा, देखिए पवन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऊर्जा के 2 स्रोत होते हैं, पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत
ऊर्जा स्रोत में जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन आते हैं। ठीक है, आपका पवन ऊर्जा तो दिया हुआ है। एक क्वेश्चन में डॉट लग रहा है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन 74 नंबर। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट रेत में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपका तेल, यूरेनियम और क्या है, थोरियम। तो आपका थोरियम ही होगा। मोनोजाइट रेत में, रेत का नाम है मोनोजाइट, रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है। भारत में मोनोजाइट रेत मुख्य रूप से केरल के तट पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मोनोजाइट रेत? तो केरल के तट पर पाया जाता है। थोरियम का रासायनिक प्रतीक TH तथा परमाणु क्रमांक 90 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 75 नंबर है। भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करें। थर्मल पावर प्रोजेक्ट को तो पूर्व से पश्चिम की ओर, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। कोटा, फिर उसके बाद नामरूप, ओबरा, ओब्रा, ठीक है, परीक्षा। ठीक है, अच्छा, तो आपका 2 3 4 1 यानी कि पहले नंबर में 2 है, यानी कि नामरूप, फिर उसके बाद 3 है, 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो नामरूप, ओबरा और परीक्षा और कोटा। देखिए थर्मल पावर प्लांट भारत के राष्ट्रीय पावर ग्रिड में बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा योगदान करते हैं। उपयुक्त विकल्पों में से दिए गए थर्मल पावर प्रोजेक्ट का पूर्व से पश्चिम, ठीक है, क्रम में निम्न है। नामरूप असम में स्थित है। नामरूप कहाँ स्थित है? असम में। ओबरा उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में। परीक्षा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कोटा राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में स्थित है। ध्यान दीजिएगा इसको। 76 नंबर क्वेश्चन है। 21 में पूछा गया है आपका स्कूल टीचर यानी कि टीचर वाला में पूछा गया है। ठीक है, पेपर 4 में किस शहर में प्रथम युद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? तो आपका हैदराबाद, मुंबई, पूना, इसमें से किसी भी नहीं है, कोई नहीं है। डिटेल में देखते कहाँ है। ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.999% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की गई। यह संयंत्र 500 केवाट है और सौर संयंत्र द्वारा 100 केवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। ठीक है, अब 77 नंबर क्वेश्चन है।
कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? तो आपको धन्यवाद है, ठीक है, कोयला नगरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले इसका डिटेल देखते हैं। झारखंड के धनबाद शहर को कोयला नगरी कहा जाता है। यहाँ के झारिया क्षेत्र में अनेक कोयला खनन केंद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। भारत के खनिज तेल उत्पाद क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। तो देखिए, खनिज तेल का है, सही युग्म है, इसमें से कोई नहीं है, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए, हम डिटेल पढ़ रहे हैं। भारत के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र है, तो सुरमा घाटी उसमें असम दिया है, तो डिगबोई होगा। ठीक है, नहर काटिया हुगरी जन मोरान क्षेत्र असम में है। ठीक है, लूनेज क्या है, अंकलेश्वर, उलियाद, ढोकला, मेहसाना, कलोल क्षेत्र गुजरात में है। ठीक है, यहाँ गुजरात सही है ये वाला। सुरमा का असम में सही है, तो एक से अधिक सही होगा। ठीक है, फिर अगला है आपका, ये नहीं है, अगला मंगला क्षेत्र राजस्थान में है, मंगला क्षेत्र। ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है, जो कि प्राकृतिक गैस का भारत में प्राप्त सबसे बड़ा भंडार है। केजी बेसिन यहाँ केजी बेसिन है, बंगाल की खाड़ी। केजी बेसिन में रावा अप तटीय क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक है उद्योग एवं व्यापार। तो क्वेश्चन नंबर है 79। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो किस जिले में होता है आपका? तो भागलपुर में। कहाँ होता है? भागलपुर में। ठीक है, इसका डिटेल देखिए, 2023 में पूछा गया है आपका। तो बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यह जिला रेशम उद्योग से भी जुड़ा हुआ है और पूरे भारत में अपने टसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर में भारत के रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो रेशम शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो भागलपुर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 80 नंबर। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में है? तो बेगूसराय में है। ठीक है, तो बरौनी भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित एक कस्बा है। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह बिहार का एक औद्योगिक कस्बा शहर है। यहाँ पर बरौनी तेल शोधक कारखाना तथा बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। बरौनी तेल शोधक संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन कार्य करता है। यह संयंत्र रूस और रोमिया की मदद से स्थापित किया गया है। ठीक है, वर्ष 1964 ईस्वी में। ठीक है, वर्ष 1964 में स्थापित किया गया है। किसके ये से रूस और रोमनिया। ठीक है, अगला है परिवहन। अगला टॉपिक है परिवहन, 81 नंबर है। तो मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है? तो अटल सेतु की कुल लंबाई है 21.8 किलोमीटर, मतलब 21.8 किलोमीटर।
ठीक है। देखिए अब इसका डिटेल देखिए 2024 में पूछा गया है 125 में, ठीक है। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है। अटल सेतु कौन सा पुल है? अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। लगभग 16.5 किलोमीटर लंबाई समुद्र में तथा 5.5 किलोमीटर जमीन पर है। यह पुल मुंबई के सेबरी से शुरू होती है और रायगढ़ जिले के उरण तालुका में नेहावा सेवा पर समाप्त होता है, ठीक है। देख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी है सिल्वर और पोरबंदर, ठीक है। सिलचर और पोरबंदर डिटेल पढ़ते हैं। सिलचर और पोरबंदर दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। पूर्व पश्चिम गलियारे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम से होकर गुजरता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, क्या है? शिप ब्रेक ट्यूजियम के संदर्भ में सूची रीफ, एमीसॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों का मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ है? तो आपका गोवा तट के बाहर है, ठीक है। गोवा तट के बाहर है। इसका डिटेल देखते हैं। सूची रीफ, एमीसॉल तथा ग्रैंड द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान गोवा के तट के पास स्थित है। उल्लेखनीय है कि जहाज़ के मलबे को देखने के लिए की गई है गतिविधियों को शिप ब्रेक टूरिज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को, ठीक है। तो कौन कौन सा बंदरगाह है? काकीनाडा, मछलीपट्टनम, ठीक है। नागपट्टिनम, विशाखापट्टनम, ठीक है। तो आपका बी देखते हैं। 4 1 2 3, तो 4 विशाखापट्टनम, 1 काकीनाडा, फिर उसके बाद 2 मछलीपट्टनम, फिर नागपट्टिनम, ठीक है। देख लें यहाँ पर विशाखापट्टनम कहाँ है, नाग का ये सब कहाँ है, देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है कृषि एवं पशुपालन। मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है? तो कृषि योग्य कितना है आपका? तो आपका 50%। देखिए, मध्य प्रदेश में एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। राज्य में कुल कृषि 307.56 लाख हेक्टेयर है। क्षेत्र में 152.05 लाख हेक्टेयर है। भूमि खेती के अधीन है, जो राज्य के लगभग 50% यानी कि इतना है, लगभग में 50% है। क्षेत्रफल कृषि योग्य है, तो लगभग में 49.43% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं 86 नंबर। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। किसको जाता है? डॉक्टर MS
स्वामीनाथन को। तो यहाँ देखते हैं यूपीएससी में पूछा गया है 2024 में। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, इन्हें वर्ष 2024 में मरणोपरांत भारत का रत्न से सम्मानित किया गया था। मतलब सम्मानित किया गया है कब? 2024 में। ठीक है, मरणोपरांत। 87 नंबर क्वेश्चन है, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसका देखते हैं। सूखा सहिष्णु फसल है। ठीक है, कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर है। ठीक है, देखते हैं इसका डिटेल। मोटे अनाज को अक्सर उनके असंख्य स्वास्थ्य लाभों के और इस तथ्य के कारण चमत्कारी अनाज कहा जाता है कि वे कठोर शुष्क वातावरण में पनप सकते हैं, जहां अन्य फसलों संघर्ष करती है। मोटे अनाज को चमत्कारी अनाज माने जाते हैं कि पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं जो निम्न है। मोटा अनाज प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है। ठीक है, मोटा अनाज शुष्क सहिष्णु फसल है, तो इसमें अन्य फसलों की तुलना में कम पानी और कम कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, जिससे यह किसान के लिए पर्यावरण के अनुकूल बन जाता है। ठीक है, तीसरा है, गेहूं और धान की फसलों के मुकाबले इसमें सॉल्यूबल फाइबर के साथ ही कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बारीक कारक ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 88, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरशील कृषि है? तो कौन सा है? पोडू, पेंडा, बेवर। तो देखते हैं यहाँ आपका किसमें पूछा गया है 2023 में 2.0 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में झूम खेती या स्थानांतरित खेती को पोंडू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उड़ीसा में? पोंडू के नाम से। ठीक है, स्थानांतरण कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसे में पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। ठीक है, जब तक मिट्टी में उर्वरकता विद्यमान रहती है इस भूमि पर भी खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है। बेवर और दहियार बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में है और पेंडा महाराष्ट्र में है। ठीक है, देख लीजिएगा बेवर कहाँ है? तो आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ? बुंदेलखंड में। और पेंडा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, 89 का देखते हैं। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है तो बागवानी कहलाती है। फलों एवं सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? तो बागवानी कहते हैं। बागवानी के अंतर्गत फलों, फूल, सब्जियां, मसाले आदि की खेती की जाती है। ठीक है, बागवानी में भी और भी है फल फूल और सब्जियों, मसालों आदि की खेती की जाती है। तो हम देखते हैं आगे। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। रेशम कीट की पालन तो सेरीकल्चर। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर। मछली पालन को पिसीकल्चर। फलों का उत्पादन तो पोमोलॉजी। फलों का उत्पादन सिर्फ फल जो मतलब फल को उपज करेंगे तो किसको क्या बोलेंगे? पोमोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की
फसलों का स्थानीय नाम क्या है? तो उत्तर भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम है तो आपका अमन, साली और अगनही। ठीक है, अगहनी, अमन, साली और अगहनी। ठीक है, देखिए उत्तर भारत में मई जुलाई से सितंबर दिसंबर तक चावल की फसल उगाई जाती है। उत्तर भारत में मई जुलाई से सितंबर और दिसंबर तक चावल उगाई जाती है। शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम अमन, साली, अगहनी है। चावल का प्रजाति औस को गर्मियों में पूर्व मानसून वर्ष के साथ बोया जाता है। तो चावल की प्रजाति औस को गर्मियों में पूर्व मानसून वर्षा के साथ बोया जाता है। तो वर्षा के साथ में कौन सा चावल बोया जाता है? औस को। ठीक है, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है, 90 तक अगले वीडियो में 91 तक करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे भी हम बहुत सारे बुक पढ़ाएंगे। लूसेंट का, सीटेट का भी हम तैयारी करेंगे। आगे जो भी एग्ज़ाम होगा उसका तैयारी करेंगे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बाय।